कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सियासी दलों की चुनावी रणनीति भी पल पल बदल रही है। चुनावी सभाओं के जरिए एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब अधिकृत तरीके से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। सभी प्रत्याशी मुद्दों और क्षेत्रीय समस्याओं पर अपने चुनावी आश्वासनों के साथ मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। कोई वोट के लिए हाथ जोड़ रहा है तो कोई मतदाता के सामने नतमस्तक हो रहा है। मुद्दे और मतदाता चुनाव जीतने के लिए सियासी दलों को जितने अहम हैं, उससे कहीं ज्यादा इन दलों को अपने बूथ मैनेजमेंट पर भरोसा है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस बूथ लेवल मैनेजमेंट को मजबूत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने जहां बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों को सौंपी है, तो वहीं भाजपा अपने 128 मंडलों के सम्मेलन के बाद बूथ का रुख करने जा रही है। बीजेपी 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक उपचुनाव वाले क्षेत्रों में करीब 7000 बूथ सम्मेलन करने वाली है। बूथ प्रबंधन की तैयारी पहले ही हो गई पूरी। मंडलम, सेक्टर और बूथ ये लगातार हम लोग जो जहाँ की भी जिम्मेदारी सौंपी है वहाँ पर पूरी ताकत से कर रहे हैं। अब हम लोग बूथ स्तर पर जाएंगे, मीटिंगें बूथ स्तर पर करेंगे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, और जो भी जातिगत समीकरण है और जो भी अन्य समीकरण है सबको बिठाने की कोशिश करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बूथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और सभी लगभग 7000 बूथ जो 28 विधानसभा के हैं उन सभी 7000 बूथों पर बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में संपन्न होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास का यह संभवतः पहला ऐसा उपचुनाव होगा जो सरकार का भाग्य तय करेगा। यही वजह है कि सियासी दल इस उपचुनाव में हर सियासी पैंतरे को आजमाने के लिए तैयार हैं। मंडल से लेकर सेक्टर और बूथ से लेकर मतदाता तक राजनेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इस उपचुनाव में प्रतिष्ठा के साथ साथ सरकार के 14 मंत्रियों का भविष्य और खुद सरकार भी दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि कौन अपना बूथ कितना मजबूत कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बूथ मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या बेहतर बूथ मैनेजमेंट से मिलेंगी उपचुनाव में जीत? किसका बूथ मैनेजमेंट होगा बेहतर? क्या बूथ मैनेजमेंट से बढ़ेगा वोट प्रतिशत? क्या बूथ पर फोकस कर सियासी दल कार्यकर्ताओं को कर पाएंगे सक्रिय? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। दोनों दल आमने सामने हैं और इस बार प्रतिष्ठा न सिर्फ पार्टियों की है बल्कि व्यक्तियों की भी है। कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेसी बड़ी शिद्दत से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता को पसंद आ रहा है हाथ और लौटेंगे कमलनाथ, इस प्रकार के नारे भी सुनाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट से लेकर अन्य तमाम चुनावी प्रबंधन की कवायदों में जुटी हुई है। ये बिल्कुल सही है कि माइक्रो मैनेजमेंट में चुनाव में बूथ बहुत महत्वपूर्ण होता है,
भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। पन्ना प्रभारी तक, एक एक मंडल तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना चुकी है, चर्चा कर चुकी है। कांग्रेस भी मंडलम सेक्टर और अन्य जगहों पर जाकर काम कर रही है। लेकिन ये चुनाव जो है बूथ से लेके यूथ तक और किसान से लेके जवान तक हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक नई प्रकार की राजनीति की परंपरा पर मोहर लगाएगा या उसको नकारेगा। अगर कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जीत जाते हैं, ज़्यादातर जीत जाते हैं, तो फिर पार्टियों से ज़्यादा व्यक्तियों को महत्व मिलने की परंपरा शुरू हो जाएगी। और अगर जनता उन्हें नकार देती है तो पार्टी का विचार निश्चित रूप से सम्मानजनक रहेगा, पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी। वैसा लगता नहीं है, क्योंकि जो पार्टी जिस प्रकार की बात करती है, जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों को शामिल कर लिया और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया है, वही काम कांग्रेस खुद करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसको क्या कहें, दोनों के ही दामन दागदार हैं, कम से कम इस मामले में। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मिलन भार्गव जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अतुल पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मिलन जी, बूथ मैनेजमेंट में आप माहिर हैं, लेकिन इस बार सिर्फ बूथ मैनेज नहीं करना है, इस बार आपको महिलाओं की मुद्दों पर अपने कमिटमेंट को दिखाना है। इस बार किसान के मुद्दों पर अपनी बात रखनी है, बेरोजगारी के मुद्दों पर अपनी बात रखनी है, यूथ को मैनेज करना है। इस बार माइक्रो मैनेजमेंट वाला चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। 28 वचन पत्र, कस्टमाइज्ड कमिटमेंट लेटर जारी किए हैं कांग्रेस ने। हर विधानसभा के लिए एक स्पेशल वचन पत्र है, तो टक्कर बड़ी तीखी होगी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से टक्कर तो बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में भी इन्होंने एक वचन पत्र लाए थे जिसको ठग पत्र साबित करके दे दिया, जनता को ठगने का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। जब वोट आ गए उसके बाद हर वादे से मुकर गए। इसी प्रकार अब वो वचन पत्र की बात ना करते हुए हर विधानसभा उपचुनाव में हर विधानसभा के लिए एक नया ठग पत्र लाए हैं, ठगी पत्र लाए हैं। लोगों को वोट किस प्रकार से हथियाए जाए इसके लिए, क्योंकि एक बात वो कर नहीं पाएंगे। पुराने बातों की बात करेंगे तो वो गिनाने पर जाएंगे तो शून्य तरह। 15 माह की सरकार में 15 वो वादे गिनाते हैं जिन्होंने इन्होंने पूरे किए हों। देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात है बूथ को लेकर और पन्ना प्रभारियों को लेकर। नवीन जी, आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है और संगठनात्मक रूप से हम लोगों का काम, जो हमारी मजबूत इकाई है वो बूथ ही है। हम बूथ में रहने वाले हर बुजुर्ग से भी बात करेंगे, किसान से भी बात करेंगे, यूथ से भी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे केंद्र में हो या राज्य सरकार में, जो 15 वर्षों में हमने काम करके दिखाया, उसको लेने के साथ साथ 15 माह का जो कालचक्र रहा है, काले कारनामे कमलनाथ जी के, उसको लेकर भी हम लोग जा रहे हैं। मंडल सम्मेलन हमारे चालू हो चुके हैं। क्या काले कारनामे? काले कारनामे इन्होंने ठगने का काम किया। किसानों को किस प्रकार से ठगा, यूथ को किस प्रकार से ठगा, बेरोजगारी भत्ते की जब बात आती है तो ढोल चलाने की बात कर दी, बैंड बजाने की बात कर दी। ये सब ठगने का जो काम कमलनाथ जी ने किया, इन सब बातों को ले जाकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हर मत का उपयोग हो और मताधिकार हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। आने वाले वक्त में आप बूथ सम्मेलन भी देखेंगे, 7000 बूथ जो है उन पर किस प्रकार से आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जब आएंगे तो कांग्रेस वाले सिर्फ रोते रह जाएंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को ले लिया। अरे भैया, आपने संगठन की कभी सोची होती और कमलनाथ जी कभी ऐसी कमरे से बाहर निकले होते तो शायद कुछ और दृश्य होता, लेकिन अब रोने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है जी। हम लोग अपना संगठन भी मजबूत कर रहे हैं, जनता से समझ लेता हूं कि इनके पास रोने के लिए कुछ नहीं है, कि खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रोने के लिए भले ही ना हो, खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस तो खो चुकी है, आपने छीन लिया जो छीनना था। अब तो कांग्रेस अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और बाकी अजय सिंह जी स्पष्ट कर देंगे कि क्या है उनके पास। अजय सिंह जी, देखिए नवीन जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह की सरकार बनी है वो किसी से छुपी नहीं है।
2018 में जहां प्रदेश की जनता ने वोटों से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 15 महीने बाद उस वोटों की सरकार को गिराकर नोटों की सरकार बनाई गई है, क्योंकि जनादेश लेने आप जनता के बीच में नहीं गए। ये मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली सरकार है जो विपक्ष में होती हुई पार्टी, क्योंकि कुछ सत्तारूढ़ दल के विधायकों को खरीद लेती है और अपने आप तकनीकी रूप से बहुमत में आ जाती है। इस तरह की सरकार को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है, और हम तो अपने 15 महीने का हिसाब देने के लिए भी तैयार बैठे हैं, लेकिन वो जो 15 साल की भी बात नहीं करते हैं और 6 महीने की भी बात नहीं करते हैं। हमने 15 महीने में क्या काम किए, आपने स्वीकार कर लिया विधानसभा में कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आपने स्वीकार किया कि हम अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे। आपने स्वीकार किया है कि हमने 1000 गौशालाएं बनाई। आपने स्वीकार किया कि हमने कन्यादान की राशि 51,000 की थी, जिसे आपने बाद में 27,000 कर दी। तो हमारे तो सारे काम सामने है। 100 रुपए तक की 100 यूनिट की बिजली हमने दी, हम सामने। आप तो एक ही बात बता दीजिए, 2008 में आपने 50,000 तक के कर्जा माफ का वादा किया था। आपका वादा, हमारा छोड़ दीजिए, उसमें आपने क्या किया? एक भी किसान का कर्जा माफ किया? सूची सार्वजनिक रखी है। 7 महीने में आपने कितने किसानों के और कर्जा माफ कर दिए? 27 लाख के बाद अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, जिनके लिए सिंधिया जी ढाल तलवार बन के सड़कों पे उतरने वाले थे, उनको नियमित करने के लिए क्या किया? केवल जुमलेबाजी। हमने 20,000 करोड़ दे दिए, 20 लाख करोड़ दे दिए, 40,000 करोड़ दे दिए, किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया। किसान कहते हैं कि फसल बीमा के नाम पे 2 रुपए 4 रुपए आते हैं, जिसमें जहर तक नहीं आता है, जबकि 80% फसल नष्ट हुई। एक पैसे का मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया। 7 महीने में 2100 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। वही महिला अपराध में देश में नंबर 1 प्रदेश आपने बना दिया। कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी सरकार कोरोना से भी बड़ी आपदा बन के आई है। प्रदेश में ऑक्सीजन और कोरोना के इंजेक्शन तक नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद अब किस मुंह से जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता सबक सिखाएगी। 25 दिन की और बात है। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अतुल पाठक साहब हैं, दोनों पक्षों को सुन लिया है, बड़ी निरपेक्ष भाव से दोनों लोगों को सुन रहे थे। दोनों लोगों की दलीलें तो इस प्रकार की हैं कि भाई यही हैं भाग्य विधाता और तू चोर में सिपाही जैसी स्थिति है। लेकिन ये एक दूसरे को, दोनों लोग ही एक ही टाइप के इल्ज़ाम लगाते हैं। समझ नहीं पड़ रहा है, अगर ऐसी ही चर्चा में तो आम आदमी या मेरे जैसा आम व्यक्ति तो कंफ्यूज हो जाएगा, किस पर भरोसा करें, क्या करें। देखिए, ये सब बातें वोटर को कितना प्रभावित करती हैं, ये हम लोग अनेक चुनावों से देखते हैं। आप पिछले चुनाव को देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं था। बीजेपी बहुत सुनियोजित तरीके से लड़, लेकिन कांग्रेस को 115 सीटें मिली जो अप्रत्याशित थी। राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं सोच रहे। इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे वजह थी स्थानीय जो प्रत्याशी था बीजेपी, उसके प्रति नाराज। और ये जो चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी स्टेट, खासतौर पे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, कर्नाटक में हो चुका है कि किसी स्टेट की सरकार का चयन 28 विधानसभा सीटें करेंगे। यानी एक वोटर की कीमत 7 वोटर के या 8 वोटर के मुकाबले रहेगी। तो एक वोटर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, आप यहां समझ सकते हैं। तो वोटर इनकी बातों को तो सुन ही रहा है, लेकिन वो अंतरात्मा की आवाज भी सुनेगा। उसने 15 साल बीजेपी का शासन देखा, 15 महीने कांग्रेस का शासन। अब ये सारे मुद्दे, किसानों के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, कोरोना के मुद्दे हैं, इन सब से तो वो पक गया है। बहुत सारी बातें सुननी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे हैं, शिवराज जी भी कह रहे हैं, कमलनाथ अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज भी तो होती है। वो जब कैलकुलेट करता है तो वो अनुभव के आधार पर करता है, जुमले और बातों के आधार पर नहीं करता। तो बहुत कैलकुलेटिव है और उसको अपनी भूमिका मालूम है कि उसकी इस एक वोट से लगभग 7 वोट का प्रतिनिधित्व होगा और पूरी सरकार का भविष्य तय होगा। क्योंकि अभी जो सरकार है वो टेम्परेरी सरकार है, शिवराज जी खुद कह चुके हैं। तो वोटर पर बहुत दारोमदार है और स्थानीय प्रत्याशी यहाँ पर बहुत महत्व रखेगा, क्योंकि स्टेट लेवल पर ये चुनाव होने के बावजूद भी स्थानीय स्तर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि, शिवराज जी की घुसपैठ और स्थानीय स्तर पर क्या समीकरण बनते हैं। बीजेपी का जो स्थानीय व्यक्ति है, स्थानीय नेता है, पूर्व विधायक है, वो क्या बीजेपी के वर्तमान कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है।
कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उसकी कितनी तैयारियां हैं, क्या उसके साथ कांग्रेस का स्थानीय नेता मौजूद है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट का भी अपना एक महत्व है। और हमने पिछले चुनावों में देखा कि कई चुनाव ऐसे रहे कि बूथ मैनेजमेंट के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली और कांग्रेस इसी वजह से पिछड़ी। लेकिन ये चुनाव बूथ मैनेजमेंट से ज्यादा मुद्दों पर, भावनाओं पर, स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों के चेहरे पर, ये ज्यादा महत्व है। जी, तो निश्चित रूप से हम अभी चर्चा में बने रहेंगे। एक व्यवसायिक अंतराल का वक्त हो चला है, तो हम एक व्यवसायिक अंतराल के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सुनिए लोकवाणी की 11वीं कड़ी 11 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। इंडिया एजेंडा बूथ मैनेजमेंट में पुनः आपका स्वागत और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अगर मैं बात करूं मिलन जी कि आप जिस प्रकार से कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो 15 माह में अगर जनता को कांग्रेस का शासनकाल इतना बुरा लगा होगा तो आपकी बात से इत्तेफाक रखेगी, लेकिन 15 साल का जो आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश था उसकी भी आभा इतनी नहीं थी कि आप दूसरी बार, चौथी बार आप सरकार बना पाते। ठीक है, आप सरकार बनाने के करीब करीब तक आ गए, लेकिन जनता ने आपको चौथी बार हाथों हाथ नहीं लिया, ये तो तय है। देखिए, 15 वर्ष का जो काल है मध्य प्रदेश को आगे ले जाने वाला, किस प्रकार से बीमारू राज्य की श्रेणी में दिग्विजय सिंह जी इस राज्य को छोड़कर गए, ये किसी से छुपा नहीं रह सकती। आपका भी बचपन यहाँ तक था, मेरा भी बचपन यहाँ तक था। देखिए, कुछ कमियां खामियां रह गई तो ये नहीं कह सकते कि काम नहीं किया, काम बहुत किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, बार बार हम चुनाव में जनता का आशीर्वाद पाए हैं। कुछ आशीर्वाद कम मिला क्योंकि ये किसी को क्लियर कट मैंडेट नहीं था, ना कांग्रेस की सरकार थी ना भारतीय जनता पार्टी। जोड़ तोड़ की जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, ये सबने देखा 15 माह में किस प्रकार से इनके विधायक, इनके मंत्री ब्लैकमेलिंग करते थे। उमंग सिंघार जी ने किस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए थे। 15 माह में दिग्विजय सिंह जी ने जो माफियागिरी की, जो अवैध व्यापार किया, उसकी पोल खोल कर उमंग सिंघार जी ने रख दी थी। तब इनके कानों में जू तक नहीं रहेंगी थी उस पर बयान दे कि उमंग सिंघार जी सही थे या दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे उसका काला चिट्टा खोलते, दम हिम्मत दिखाते। इनके तमाम मंत्रियों ने कमलनाथ जी की पोल खोली सरकार की, किस प्रकार से वोट लेने के बाद नोटों में जो सरकार लग गई। आज हमसे बात करती है, बार बार ये नोटों का आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रत्याशियों को खरीद लिया। अरे खरीदा होता तो चुनाव थोड़ी लड़ते साहब, चुनाव इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जो धोखा किया था जनता के पास, फिर वो प्रत्याशी जा रहा आशीर्वाद देने, तो बेचने बिकाने की बात नहीं। और रही बात प्रत्याशी बदलने की, तो जो भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी के जो भाई आपने लिए थे, उनको कितने में खरीदा। प्रेमचंद गुड्डू जो आपके यहाँ चुनाव लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से, आपने उनको लिया है, वो कितने में खरीदा उनको। सतीश अग्रवाल को कितने में खरीदा। और जो आपने राजस्थान में पड़ोसी राज्य में सरकार बना के रखी है, बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को आपने हाईजैक कर लिया, उनको कितने में खरीदा। अजय सिंह जी, अजय सिंह जी, आपको देखकर मुझे बड़ी एक गजल याद आ गई कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। कोई मतलब
जी नवीन जी, मिलन जी की बात को सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। हमारी सरकार इतनी खराब थी, हम तो काम करने के दिन है हमारे। जी अभी बात सुन लीजिए। मिलन जी सुन लीजिए, हमारी सरकार इतनी खराब थी, कांग्रेस के नेता और मंत्री इतनी खराब सरकार चला रहे थे कि कांग्रेस के 14 नेताओं को आपने मंत्री बना लिया और हमारे में से 25 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला के सरकार बना ली। इतनी खराब सरकार चल रही थी। हमारी सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री आपकी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बन गए। आधा कैबिनेट आपका कांग्रेसी नेताओं से बना हुआ है। इतनी खराब सरकार थी, इतना भयंकर माफिया तंत्र चल रहा था कि आपने चुन चुन के उन्हीं लोगों को मंत्री बना लिया। तो इसके ऊपर हंसे ना तो नवीन जी क्या करें? ये क्या जनता को मूर्ख समझते हैं? आप ये करते कि आप इनके लोगों को न लेते, आप भी तो पारुल साहू को ले आए, आप भी तो सतीश सिकरवार को ले आए। आपके पास आपके लोग नहीं है, आप ही रुक जाओ। उन्होंने थोड़ी बड़ी चोरी की, आपने छोटी चोरी की, लेकिन चोरी तो चोरी है। कीमत पूछ लीजिए नवीन जी से, कीमत भी पूछ लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं फ्री में लाए हैं, फ्री में लाए हैं, हम तो ये कह रहे हैं। देखिए नवीन जी, राजनीतिक दलों में दल बदल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इन्होंने जो 25 विधायक लिए वो जनादेश लेके आए थे 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार का। उन्होंने जनादेश बेचने का काम किया है। वो स्वतंत्र विधायक नहीं थे, जनता के बीच में शिवराज सिंह के खिलाफ वोट लेके आए थे। कमलनाथ के नाम पे, कांग्रेस के वचन पत्र के नाम पे वोट लेके आए थे। कमलनाथ जी के नाम पर कितना वोट मिलता है अभी तय हो जाएगा, वो तो अभी फिर जाएंगे। तय हो जाएगा, बिल्कुल तय हो जाएगा। उपचुनाव के बाद जनता करेगी फैसला। अगर वो वोट कांग्रेस के नाम पे नहीं होगा तो उपचुनाव के बाद जनता इन्हें मौका देगी, और अगर वो कांग्रेस के नाम पे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वोट था तो बस 20 दिन की और बची है ये सरकार। 20-22 दिन और गिन लेंगे, उसके बाद फिर कमलनाथ और फिर कांग्रेस की सरकार होगी मध्य प्रदेश में। जी फिर कमलनाथ, फिर कांग्रेस की सरकार। इस बार अतुल जी जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि जनता इस प्रकार के राजनीतिक घटनाक्रम पर मोहर लगाएगी अगर उसने अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता दिया। तो ये तय है कि जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब राजनीतिक विचारधारा में कुछ बहुत ज्यादा रखा नहीं है। जैसे धारा जब कम हो जाती है किसी नदी की, उथली हो जाती है जब धारा, तो कूदता फांदता व्यक्ति उसको निकल जाता है। तो वो जब राजनीतिक विचारधाराएं अब उथली हो गई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर है, लेकिन सिर्फ ये है कि आरोप अपनी तरफ, अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा है। तो जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है तो वो इस राजनीतिक दल बदल को स्वीकार करेगी, और अगर वो कहीं ना कहीं उसको सिरे से खारिज कर देती है तो ये तय है कि अभी भी जनता की आस्थाएं प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों से ज्यादा पार्टी की विचारधाराओं में है। तो अब ये विचारधारा और व्यक्तिगत व्यक्तित्व, इन दोनों के बीच का भी द्वंद्व है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जहां तक हम लोग राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में अब कोई अंतर नहीं रह गया। बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है और कांग्रेस का बीजेपीकरण, और यहाँ पर कोई ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, कोई सांप्रदायिक मुद्दे नहीं है, राष्ट्रवाद का यहाँ कोई मुद्दा नहीं। एक समानांतर व्यवस्था चलती है और दोनों ही पार्टियों की सरकारों में भी कोई बहुत अंतर दिखाई नहीं देता। ये हमने पिछले 15 महीने में भी देखा। तो यहाँ पर जनता जरूर इस बात को सोच रही होगी कि आखिर वो किसे चुन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को फिर से चुन रहे हैं बीजेपी में, या यदि वो बीजेपी को नकारते हैं तो फिर से कांग्रेस में किसको चुन रहे हैं, वो कमलनाथ को चुन रहे हैं। और बड़ा एक रोचक है उसके लिए कि वो मुद्दों के आधार पर वोट करे, सिद्धांतों के आधार पर करे, दल बदल के खिलाफ करे या पक्ष में करे। तो मतदाता के सामने द्वंद्व तो है, लेकिन ये हम लोगों के लिए भी बहुत रोचक होगा कि मध्य प्रदेश की जनता आखिर इस तरह के परिदृश्य में क्या फैसला देगी, क्योंकि ये बहुत अजीब तरह का एक माहौल है, अजीब तरह की स्थितियां हैं। जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में खड़े हैं, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में खड़े हैं, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे उनको एक दूसरे को गालियां देते हुए, एक दूसरे को राजनीतिक छीटाकशी करते हुए देखते थे, वो एक साथ बाहों में बाहें डाल के घूम रहे। तो ये सब नया माहौल है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही कहा आपने, माहौल नया है लेकिन चुनाव पुराना है, और इस नए माहौल में जनता किस पर मुहर लगाएगी देखना दिलचस्प रहेगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में इस चुनाव में क्या होगा, किसका क्या होना है, ये प्रश्न है। इस चुनाव में किसका क्या होना है, लेकिन चुनाव दर चुनाव होते चले जा रहे हैं। जनता की किस्मत में सिर्फ रोना है
और इस बार तो उसके ऊपर कहर बरपा रहा कोरोना है। अब जनता ही तय करेगी कि किसको पाना है और किसको खोना है। परिस्थितियां कैसी भी हों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही निर्णायक होती है। इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। या तो पार्टी की विचारधाराओं के साथ लोग खड़े होंगे या व्यक्तियों के साथ लोग खड़े होंगे। एक नई प्रकार की राजनीति का स्वीकारोक्ति होगी या उसको अस्वीकार किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।